वेलकम टू आनी फिजिक्स लैब। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने से पहले आइडियल फ्लूइड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड क्या है। बच्चों, पेपर में आइडियल फ्लूइड पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडियल फ्लूइड, और लॉन्ग क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसको हम सबसे पहले आइडियल फ्लूइड को देख लेते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या है। आइडियल फ्लूइड हकीकत में एक ऐसे फ्लूइड को कहा जाता है जो चंद कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस सूरत में ये फ्लूइड आपके पास क्या कहलाएगा? आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। तो देख लेते हैं कि ये चंद कंडीशंस कौन सी हैं स्टूडेंट्स। A fluid is said to be an ideal fluid if it satisfies the following conditions. एक fluid satisfy अगर कर रहा हो इन दी गई दर्ज झेल प्रॉपर्टीज को या कंडीशंस को, तो इस सूरत में ये फ्लूइड क्या तस्वर होगा? आइडियल फ्लूइड तस्वर होगा। आइडियल फ्लूइड की पहली कंडीशन कौन कौन सी है कि फ्लूइड का नॉन विस्कस होना बहुत जरूरी है। इसका यह मतलब है कि इस फ्लूइड की विस्कस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास 0 के बराबर हो। ये फ्लूइड आपके पास ऐसा फ्लूइड है जो नॉन विस्कस है, मीन के इसका गाढ़ापन बिल्कुल ना हो या ना होने के बराबर हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी के तहत या कंडीशन के तहत हम कैसे इसको स्टडी कर सकते हैं? The fluid is non-viscous, that is there is no internal friction force between adjacent layers of the fluid. मिसाल लेते हैं, ये फ्लूइड की एक लेयर है और एडजेसेंट लेयर का क्या मतलब है? इसके साथ वाली लेयर। ये दोनों लेयर्स अगर एक दूसरे के साथ इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इसका ये मतलब कि इसके दरमियान ड्रैग फोर्स होगी और ये क्या होगी? इसके दरमियान विस्कोसिटी मौजूद होगी। इस सूरत में हमारे पास अगर इसकी इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, तो इस सूरत में ये फ्लूइड नॉन विस्कस हो गया। पहली बात क्लियर हो गई। अगर ये हमारे पास फ्लूइड नॉन विस्कस है, तो मीन के इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास नॉन विस्कस की है। सेकंड है इनकंप्रेसिबल। ये फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकता, इनकंप्रेसिबल है। तो ऐसा फ्लूइड जो इनकंप्रेसिबल हो, उसकी डेंसिटी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, तो ऐसा फ्लूइड आपके पास इनकंप्रेसिबल है। तो आपके पास कंडीशन नंबर 2 हो गई कि फ्लूइड का इनकंप्रेसिबल होना भी लाजमी है। थर्ड है स्टेडी फ्लो। फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो स्टेडी होगा। स्टेडी फ्लो की कंडीशन ये थी कि आपके पास तमाम स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस अगर नहीं कर रहे, तो इस सूरत में आपके पास फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन होगा। और ये स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या कहलाएगा? स्टेडी फ्लो कहलाएगा। अब स्टेडी फ्लो के लिए द मोशन ऑफ द फ्लूइड इज स्टेडी। अगर आप फ्लूइड स्टेडी फ्लो में है, तो फिर हमारे पास ये आइडियल फ्लूइड हो सकता है। तो आपके पास कंडीशन नंबर 3 ये हो गई कि फ्लूइड का स्टेडी फ्लो होना भी लाजमी है। तो कितनी कंडीशंस हो गई स्टूडेंट? 3। चौथी ये है कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके पास रोटेट ना कर रहे हो, इररोटेशनल हो। मतलब ये कि पार्टिकल्स बिल्कुल ट्रांसलेटरी मोशन से यूं जा रहे हैं। अगर ये पार्टिकल है तो ये इस तरह इररोटेशनल नहीं होना चाहिए। मतलब कि इररोटेशनल हो, रोटेशनल नहीं होना चाहिए। तो आपके पास इररोटेशनल मोशन का ये मतलब कि पार्टिकल्स की मोशन जो है वो रोटेशनल ना हो। अगर ये रोटेशनल है, यूं पार्टिकल मूव कर रहे हैं, या आपके पास यूं मूव कर रहे हैं स्पिनिंग में, तो फिर भी रोटेशनल तो आ गई ना। तो इस सूरत में ये फ्लूइड आपके पास आइडियल तस्वर नहीं होगा।
तो आइडियल फ्लूइड के लिए आपने स्टूडेंट्स कितनी कंडीशंस देखी हैं? 4। पहली कंडीशन आपके पास क्या है? नॉन विस्कस होना लाजमी है। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है कि इनकंप्रेसिबल होना लाजमी है। तीसरी में है कि स्टेडी फ्लो हो, और चौथी में वो क्या होना चाहिए? आपके पास इररोटेशनल मोशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये आपका आइडियल फ्लूइड यहां पे कंप्लीट होता है। आपने आइडियल फ्लूइड को समझ लिया। अब हम आज के मेन टॉपिक पे आते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। फिगर के मुताबिक देखें कि मैंने एक पाइप लिया है जो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर देखें तो ये लोअर एंड है और ये कौन सा है? अपर एंड है। मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसको नाम भी कुछ दे देता हूं। ये मेरे पास अपर एंड है और ये मेरे पास आपके पास कौन सा लेयर एंड? लोअर एंड आ गया। पाइप आपके पास किस किस्म का है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तहत ये आपको कंजर्वेशन लॉ की अकॉर्डेंस है और कंजर्वेशन ऑफ मैस के है कि मैस आपके पास क्या होगा? इसके अंदर कंजर्व होगा। इस इक्वेशन के तहत साइंटिस्ट क्या बात कर रहा है, या ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि अगर इसके अंदर पाइप के अंदर जो पाइप हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके अंदर जो फ्लो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा, पहली डेफिनेशन के। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे पाइप का एरिया और फ्लूइड की स्पीड लूं और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूं, मीन के मल्टीप्लाई करूं, तो हर पॉइंट पे इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, रिमेन सेम होगा। इस बात को अब हम देखते हैं स्टेटमेंट की सूरत में। तो आपके पास the equation of continuity is in accordance to the conservation of mass and can be stated as, और इसकी हम स्टेटमेंट मीन के इसको स्टेट किस तरह कर सकते हैं? तो पहली लाइन के मुताबिक हमने ये बात दी और सीख ली कि आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैस के अकॉर्डिंग है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बेस किस लॉ पे रखी गई है? कंजर्वेशन ऑफ मैस पे। मीन के जितना मैस इनवर्ड होगा उतना ही मैस आउटवर्ड होगा। तो ये बात हमें यहां पे समझ आ जाती है। स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, देखें फ्लूइड कौन सा है? आइडियल है। हमने इसलिए पहले क्या समझा? आइडियल फ्लूइड को। आपने आइडियल फ्लूइड के लिए ये बात सेटिस्फाइड है। फॉर एन आइडियल फ्लूइड the product of cross sectional area of the pipe, सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई में क्या करना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप कैलकुलेट करना है, एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट along the pipe is remain constant। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मिसाल के तौर पे ये पाइप है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आपने इस पाइप को, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को और इस पॉइंट पे अगर आपने फ्लूइड को देखना है, ये देखें ये ब्लैक पोर्शन और ये ब्लैक पोर्शन, यहां पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ये फ्लूइड की जितनी स्पीड होगी यहां से यहां तक और इसका जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इससे जो भी आंसर आएगा वही आंसर मेरे पास इस जगह पर आएगा। इसका क्या मतलब कि मैं पूरे पाइप के में आपको ये नजर आ रहा है जो लोअर एंड पे है और ये आपके पास फ्लूइड किस पे है? अपर एंड पे। जहां पे स्पीड कितनी है? v1, एरिया कितना है? a1। अगर मैं a1 को मल्टीप्लाई करूं v1 से, जो इससे आंसर आएगा वही आपके पास आंसर किससे आएगा? a2 मल्टीप्लाई v2। मतलब ये हो गया कि आपके पास फ्लूइड स्पीड और क्रॉस सेक्शनल एरिया का पूरे पाइप में जब भी आप प्रोडक्ट लेंगे किसी भी पॉइंट पे, वो आपके पास उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और ये बात क्या हमें बताती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है। तो जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं स्टूडेंट्स। वी कंसीडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म पाइप। मैंने एक पाइप ले लिया जो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए यहां से क्रॉस सेक्शन कम है
तो यहां पे क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा, तो आपके पास पाइप क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। तो इस सूरत में वो आगे क्या बात करता है, द particles of the fluid move along the streamline in a steady state as shown in the figure। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे किस तरह से, स्ट्रीमलाइन, और उनका स्टेडी फ्लो होगा, जैसा कि आपके पास फिगर में क्या है, शो है। The fluid flow through the pipe is given as। अब हम फ्लूइड के फ्लो को देखते हैं कि वो पाइप में कैसे दिया हुआ है। कौन सी जगहों पे फ्लूइड का फ्लो देखेंगे, एक हम लोअर एंड पे कैलकुलेट करते हैं और फिर हम अपर एंड पे फ्लूइड का फ्लो चेक करेंगे। इन दोनों के जब हम रिजल्ट्स देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो दोनों के रिजल्ट्स हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और हमने क्या चीज देखनी है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि फ्लूइड का पाइप में फ्लो कैसे है, कि लोअर एंड पे क्या होगा और अपर एंड पे क्या होगा। तो फ्लूइड फ्लो एट लोअर एंड के फ्लूइड फ्लो को पहले देखें। लेट किया है, कंसीडर किया है एरिया ऑफ पाइप, लोअर एंड का एरिया ऑफ पाइप कितना है, फिगर के मुताबिक A1 है। स्पीड ऑफ फ्लूइड की स्पीड कितनी है लोअर एंड पे, आपको नजर आ रही है, V1 है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड इन टाइम डेल्टा T। इस फ्लूइड ने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया है, और वो डिस्टेंस कवर करने के लिए जो स्मॉल टाइम इसको लगा है, वो स्मॉल टाइम हमने कांस्टेंट कर दिया है, डेल्टा T है। इसका ये मतलब कि हर पॉइंट पे जो टाइम हमने लेना है वो टाइम हमने कांस्टेंट लेना है। अगर 1 सेकंड के लिए देख रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए ही डिस्टेंस हमने थ्रू आउट द पाइप चेक करना होगा। इस स्मॉल टाइम डेल्टा T में इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, डेल्टा X। ये फ्लूइड का डिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के यहां से यहां तक मैंने कैलकुलेट किया है, और ये कितना है, डेल्टा X1 है। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट लोअर एंड पे फ्लूइड है, अगर देखा जाए ये आपके पास पाइप है, इंटरनल एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा, इसने कोई डिस्टेंस कवर किया है। तो ये ब्लू कलर आप लोग समझ रहे हैं कि ये इसके अंदर क्या है, फ्लूइड का वॉल्यूम है। अब ये कितना वॉल्यूम है, इसको लोअर एंड पे मैंने V1 दे दिया है। मैस ऑफ फ्लूइड एट लोअर एंड, जाहिर है अगर नीचे फ्लूइड है लोअर एंड पे तो वहां पे उसका कोई मैस भी होगा। थोड़ा सा मैस है तो स्मॉल पीसेस में उसको हमने तकसीम किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से डेल्टा M1 मैंने मैस ले लिया। देन आपके पास अब हमने इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस करना है, पहले बता दिया। तो हम मैस की कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है तो उसकी कोई डेंसिटी होगी, डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। हमने मैस मालूम करना है तो मैस बराबर होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैस आपके पास कितना है, डेल्टा M1। डेंसिटी लोअर एंड पे फ्लूइड की कितनी हो जाएगी, ρ1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम V1। अब आपके पास V वॉल्यूम है, दोबारा पेन वाली कंडीशन, अगर मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो जहां से जहां तक डिस्टेंस है और ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लूइड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम की को मैंने एरिया मल्टीप्लाई किस में लिख दिया है, डिस्टेंस कवर्ड में। एरिया कितना कवर्ड लोअर पे किया है, A1 आपके पास मौजूद है। इस एरिया कवर करने के बाद जितना उसने डिस्टेंस लिया है या कवर किया है वो कितना किया है, डेल्टा X1। तो आपके पास V1 की जगह क्या आ जाएगा, A1 मल्टीप्लाई डेल्टा X1। डेल्टा X डिस्टेंस कवर है। स्पीड का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम T। इस सूरत में अगर आपने देखना हो कि डिस्टेंस किसके बराबर है तो स्टूडेंट्स इस जगह पे देख लें, बड़ी ही आसान सी बात है। इसका अगर स्पीड है V1 तो ये बराबर होगी डेल्टा X1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T के। आपके पास डेल्टा X1 किसके बराबर होगा, V1 इंटू डेल्टा T के।
तो आपके पास डेल्टा x1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, v1 इंटू डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मैथ्स 1 के लिए। सेम काम हम करेंगे अपर एंड के लिए। वहीं से देखते हैं कि फ्लूइड फ्लो एट अपर एंड। अपर एंड का फ्लूइड फ्लो क्या होगा, एरिया ऑफ पाइप देखें। अपर एंड का एरिया ऑफ पाइप कितना है, A2 है। स्पीड ऑफ फ्लूइड उसी तरह कितनी होगी, v2। डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड इन टाइम डेल्टा टी। अच्छा, टाइम मैंने वही लिया है जो फर्स्ट के लिए लिया था डेल्टा टी, जिसमें x1 अब वही टाइम है जो मैंने किसके लिए लिया है, अपर एंड के लिए। अपर एंड को वो सामने आप देखें तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, डेल्टा x2 किया है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इसके लिए इसने वॉल्यूम कितना लिया है, यहां पे वॉल्यूम कितना होगा, यहां से यहां तक इस पाइप में आपको नजर आ रहा है शेडेड एरिया, इसका वॉल्यूम कितना है v2 और इसमें मैस कितना होगा डेल्टा x2। अब इसकी मैस की कैलकुलेशन करते हैं जैसे हमने फ्लूइड के लोअर एंड के लिए की थी। मैस बराबर होता है आपके पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैं पहले बता चुका हूं वॉल्यूम किसके बराबर है, दोबारा से देखें अपर एंड पे। अब इस तरह से अपर एंड पे इसने कोई डिस्टेंस कवर किया है यहां से और इसका क्रॉस सेक्शन है, तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन किसके बराबर है, वॉल्यूम के। अब डिस्टेंस किसके बराबर है, फार्मूला आपके पास था कि डिस्टेंस बराबर होता है किसके, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टी। टाइम टी तो वही कांस्टेंट ही है ना, तो इसलिए t1 t2 इसके लिए नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है। अगर ये इनकंप्रेसिबल है और साथ साथ फ्लो भी इसका स्टेडी है, तो इस सूरत में जितना मैस अपर एंड पे टाइम टी में फ्लो हो रहा है उतना ही कहां पे फ्लो होगा, लोअर एंड पे। इसका ये मतलब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ मैस के दोनों मैसेस क्या होंगे मेरे पास बराबर, m1 भी किसके बराबर होगा, m2 के। तो स्टूडेंट इस बात से हमने ये बात समझी कि अगर मेरे पास इस फ्लूइड में आइडियल फ्लूइड है इस पाइप में, तो इस सूरत में जितना मैस फ्लो करेगा टाइम टी पे अपर एंड पे, उतना ही मैस टाइम टी में फ्लो करेगा किधर, लोअर एंड पे। तो दोनों मैसेस को हमने क्या ले लिया, इक्वल। डेंसिटी 1 इधर, क्योंकि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल था, पहले मैंने बात कर दी इनकंप्रेसिबल है, तो हमने आइडियल फ्लूइड की कंडीशन पढ़ी थी कि इनकंप्रेसिबल के लिए डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये ρ1 और ये ρ2 दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, रो के। आपने जहां पे पुट कर दिया, ρ1 को रिप्लेस रो से किया, ρ2 को रिप्लेस भी रो से किया। रो मल्टीप्लाई, इधर भी रो मत थी, रो और रो दोनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो यहां पे और लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में दोनों आपस में कैंसल। डेल्टा टी यहां पे भी मल्टीप्लाई, यहां पे भी मल्टीप्लाई, दोनों आपस में कैंसल। बाकी कौन सी क्वांटिटीज आपके पास बचेंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे a1 मल्टीप्लाई v1 और राइट साइड पे a2 मल्टीप्लाई v2। इस इक्वेशन से हमने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या सीखा कि जितना एरिया पाइप का है और जितनी स्पीड है उसका प्रोडक्ट जितना लोअर पर है उतना ही आपके पास किधर है, अपर पर है। तो हमने यही डेफिनेशन की थी ना कि आइडियल फ्लूइड के लिए जो प्रोडक्ट होगा एरिया और स्पीड का, किसी भी पॉइंट पे इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर रहेगा, कांस्टेंट। तो एरिया मल्टीप्लाई स्पीड किसके बराबर आ रही है, कांस्टेंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कोई तो रिजल्ट आएगा और वही इससे आएगा। इसका ये मतलब इसका भी ए भी आएगा और इसका भी ए भी, दोनों का रिजल्ट आपके पास अगर कांस्टेंट आ रहा है तो यही तो आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी। और ये जो प्रोडक्ट आया है ए बी, यही प्रोडक्ट आपके पास क्या कहलाता है, फ्लो रेट कहलाता है कि किस रेट से फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो होगा, बाहर निकलेगा। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।